डियर स्टूडेंट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप का संदर्भ में चर्चा करते हुए आज हम लोग मैस्ट्रिच संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1990 के दशक में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद में विश्व राजनीति में एक मौलिक परिवर्तन आया और उस मौलिक परिवर्तन के बाद वो राष्ट्र जो किसी न किसी रूप में यूरोपीय संघ के साथ सम्मिलित थे, साम्यवादी गुट के सदस्य के रूप में जाने जाते थे, वे धीरे धीरे अपनी मूल प्रवृत्ति और मूल संस्कृति के साथ संबंध होने के लिए तत्पर होने लगे। इस संदर्भ में 11 दिसंबर 1991 को नीदरलैंड्स के मैस्ट्रिच नगर में 12 सदस्यीय यूरोपीय समुदाय ने यूरोपीय मौद्रिक संघ के अनुबंध पर सभी सदस्य देशों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए, जिसके तहत यह निर्णय किया गया कि एक कॉमन करेंसी शुरू की जाए, समान मुद्रा शुरू की जाए यूरोपीय देशों के बीच में, यूरोपीय संघ के बीच में, और दूसरा एक कॉमन लेबर लॉज बनाए जाए, श्रमिक कानूनों को सामान्य रूप से सभी देशों के द्वारा समान किया जाए, स्वीकार किया जाए, ऐसे बनाया जाए। और इसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि 1 जनवरी 1999 को, ये देखिए, 1 जनवरी 1999 को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी स्थापना की जाए। वस्तुतः ये 1 जनवरी 1999 को यूरो की जो औपचारिक शुरुआत की गई एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में। इसलिए बड़ी मानी जाती है क्योंकि यद्यपि यहाँ पर 12 मुद्राओं को अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा थी और उन मुद्राओं को समाप्त करके एक मुद्रा देना कई तरीके से विलक्षण भी था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखें तो हर मुद्रा के साथ में किसी भी देश की अपनी स्वयं की पहचान जुड़ी होती है, लेकिन उसको त्याग कर एक यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में पहचान अर्जित करना और एक एकीकृत संघ का सदस्य बनकर उसको स्वीकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। 1 जनवरी 2002 से यूरोपियन संघ के 15 में से 12 सदस्यों ने अपने यहाँ पर साझा मुद्रा यूरो का चलन कर लिया, जो कॉमन यूरो करेंसी थी उसका चलन कर लिया और अपने यहाँ की जो उनकी स्वयं की जो एक स्वीकृत मुद्रा थी अपने देश की उनकी, उसको विदा कर दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि निस सम्मेलन हुआ। ये देखिए, यद्यपि इससे पूर्व जो यूरोपीय संघ बनाया गया था, इसके 2 अन्य सदस्य देशों ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की, जिसमें माल्टा एवं साइप्रस ने 1 जनवरी 2008 से इस मुद्रा को स्वीकार किया और अपनी मुद्रा बनाने के लिए सहमति प्रदान की। इस प्रकार इसकी सदस्य संख्या जो हो गई वो 15 हो गई। इसके बाद एकीकृत यूरोप के लिए नीस शिखर सम्मेलन 11 दिसंबर 2000 को संपन्न हुआ और यह अब तक के जो ज्ञात इतिहास है उसमें यूरोप का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। वस्तुतः इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार का निर्धारण किया जाए या इस प्रकार से मतदान प्रक्रिया को सरल बनाया जाए कि सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं वो इस प्रकार के निर्णयों को स्वीकार कर सके जो यूरोपीय एकीकरण या यूरोपीय साझा बाजार की नीति को क्रियान्वित करने पर आधारित हो। इसका बेल्जियम में मुख्यालय रखा गया। यद्यपि यहाँ कुछ कठिनाइयाँ इनके सामने आई जो आर्थिक दृष्टि से थी, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे सदस्य राष्ट्र जुड़ रहे थे जो पूर्व में साम्यवादी देश थे, जिसमें पोलैंड, हंगरी, ये देखिए, पोलैंड, हंगरी, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लातविया, साइप्रस, माल्टा। यद्यपि ये 2004 में यूरोपीय संघ के सदस्य बन गए, लेकिन समस्या आती थी, इनमें से बहुत से राष्ट्र ऐसे थे जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर थे। तो एक तरीके से इन छोटे और गरीब राष्ट्रों का या जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे उनके विकास का या उनके बाजार को एक सामान्य दिशा में लाने का जो भार था या जो दायित्व था वो भी यूरोपीय संघ को उठाना पड़ा। लेकिन जहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक जो हम दिशा देखते हैं, एक निर्णय देखते हैं, वो ये कि ब्रिटेन और स्वीडन ने यूरो मुद्रा संघ के सदस्यता को स्वीकार नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप का प्रतिनिधित्व कर रहा था, कि इस संघ के बिखर जाने का खतरा हो गया। लेकिन फिर इसको जो इसकी सदस्यता है इसको अनिवार्य नहीं करके स्वैच्छिक कर दिया गया कि जो भी राष्ट्र इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। यूरोपीय साझा बाजार की
दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और हुआ। 29 अक्टूबर 2004 को, ये देखिए लास्ट में लिखा है 29 अक्टूबर 2004 को 25 सदस्यों के साथ में यूरोपीय संघ का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और इस पहले कॉन्स्टिट्यूशन को इस आधार पर उसके सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकार किया कि ये जो भी कार्य किए जाएंगे वो संपूर्ण जो यूरोप है उसके संदर्भ में इसमें निर्णय लिए जाएंगे और सब उसको स्वीकार करेंगे। यद्यपि इस सदस्य राष्ट्रों का जो सम्मेलन हुआ, इस पर जो विचार विमर्श हुआ रोम के कैपिटोलाइ हिल्स में स्थित, वहाँ पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन इसके जैसे ही क्रियान्वयन और इसको स्वीकार की बात आई, उसमें फिर एक बार को ब्रिटेन ने इसके निर्णय को ठुकरा दिया और यूरोप की राजनीतिक एकता के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा, यही निर्णय उभरा कि जो फ्रांस की जनता थी उसने 29 मई 2005 को अपने यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया और जनमत संग्रह में जनता ने इस संविधान को स्वीकार करने से या इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। नीदरलैंड ने भी यही किया और नीदरलैंड और यूरोप इसके फ्रांस के दोनों ने जब इसके महत्वपूर्ण सदस्य होने के बाद भी इस पर नहीं किया, तो ये एक बार को संकट आ गया कि संभवतः यूरोपीय संघ अपनी जो वास्तविक जो एक परिकल्पना है यूरोपीय संघ की उसको पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, इसकी जो सदस्यता है उस पर पुनः विचार किया गया और 13 दिसंबर 2007 को एक बार पुनः यूरोपीय संघ सुधार संधि की गई, जिसमें सदस्य राष्ट्रों की सदस्य थी 27 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 27 सदस्य राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इस पर लिस्बन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, या एक महत्वपूर्ण संधि के रूप में, क्योंकि इस पर लिस्बन में हस्ताक्षर किए गए थे तो इस बार लिस्बन ट्रीटी के नाम से ये चर्चित है। यद्यपि इसमें एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हम देखते हैं कि जिस प्रस्तावित संविधान के स्थान पर जो ये ट्रीटी लाई गई थी, जिसे फ्रांस और नीदरलैंड ने 2005 में जनमत संग्रह में खारिज कर दिया था, अब यह संधि 1 दिसंबर 2009 से लागू की गई। लिस्बन संधि में जो महत्वपूर्ण दो तथ्य हैं, एक तो ये कि 6 माह के जो सर्कुलर जो वो था उसमें 2.5 वर्ष के अंतराल पर अध्यक्षता दी गई राष्ट्रों को, और जो यूरोपीय सदस्य में जो सदस्य राष्ट्र थे उनके मतों का आवंटन अब उनकी जनसंख्या के आधार पर, भाई कौन किस राष्ट्र की संख्या कितनी है उसके आधार पर उनको मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन सदस्य राष्ट्रों में एक जो कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी, कॉमन जो डिफेंस पॉलिसी थी, उसके बारे में भी प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक विस्तारवादी एक परिकल्पनिक आधार को व्यवहारिक ढांचा देने के लिए 1950 से लगातार यूरोप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही यूरोप जो विच्छिन्न हो चुका था और 1990 तक जो उसका एक स्पष्ट रूप उभर कर नहीं आ रहा था, क्योंकि द्विगुटीय विश्व राजनीति के कारण भी और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो डिज़ास्टर जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके कारण भी यूरोप एक स्पष्ट दिशा नहीं ले पा रहा था। लेकिन 1950 के बाद भी हमने देखा, 1985 में कोशिश की गई और एक कॉमन मार्केट की संभावना को देखा गया। 91 में फिर हमने देखा कि कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर के बाद में वापस यूरोप में कॉमन मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया। 2007 में फिर हमने देखा कि किस प्रकार यूरो डॉलर और इनके साथ में नई संभावनाओं को तलाशा गया, ब्रिस्बेन संधि की गई। वस्तुतः आप 2021 में हम देखते हैं कि पिछले कुछ 5 से 7 जो दशक हैं, हम ये मान सकते हैं पिछला जो दशक है मूल रूप से जो 2001 से 2010 का और 2010 से जो 2021 वाले ये जो 2 दशक है, इसने यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। ब्रिटेन का इस यूरोपीय संघ से अलग हो जाना इसका एक महत्वपूर्ण एक निर्णय माना जाता है। लेकिन संभवतः यहाँ हम ये मान सकते हैं कि जो 21वीं शताब्दी का ये जो दूसरा चरण समाप्त हुआ है, ये ऐसे स्थान पर समाप्त हुआ है जहाँ विश्व ने एक बड़े पैंडेमिक के साथ में कई चुनौतियों का सामना किया है और यूरोप संभवतः अब एक बार पुनः
अपने जो एकीकृत बाजार की समन्वयवादी नीतियां हैं, या राष्ट्रों की जो एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र अस्तित्व की वापस पहल की जो कोशिशें हो रही हैं, संभवतः इस दशक में भी यूरोप को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगी।